तो क्या अमेरिका में खतरा इस बात का हो गया है कि अमेरिका में खुद अमरीकी जो हैं उन्हें ही नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं? क्या अमेरिका में रह रहे अमेरिकियों को जो डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था चुनाव के दौरान कि हम यहां की नौकरियां यहां के लोगों के लिए ही सुरक्षित रखेंगे, बाहरियों को यहां की नौकरी नहीं लेने देंगे, क्या इस पर अमल कर रहा है अमेरिका? अगर अमेरिका सुपर पावर है, अगर अमेरिका देश के कई मामलों में अग्रणी भूमिका निभाने की कोशिश में लगातार रहता है, अगर अमेरिका एक देश से ज्यादा है, तो फिर क्या यह अमेरिका की सोच संकुचित सोच नहीं है? यह एक सवाल है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि H-1B वीजा जिसकी शुरुआत 1990 में हुई थी, H-1B वीजा की जो फी है उसे अमेरिका ने बढ़ा दिया है, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने उस हुक्मनामे पर दस्तखत भी कर दिए हैं, जिसके बाद अब H-1B वीजा की कीमत या उसकी फी सालाना $1,00,000 यानी भारतीय रुपयों में 88, 89, 90 लाख रुपए तक सालाना हो गई है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई भारतीय चाहता है कि वो H-1B वीजा उसे मिले और वो अमेरिका में जाकर वहां नौकरी करे, वहां उसको H-1B वीजा के तहत मिलने वाली तमाम सुविधाएं मिलें, और उसके बाद बारी आती है ग्रीन कार्ड वगैरह वगैरह, ताकि उसको वहां के अमेरिकी नागरिकता पूरी तरह से मिलने में आसानी होती है उन सब के लिए, तो ऐसे लोगों को एक नहीं शायद 10 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ ही एक सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या ये आफत, ये मुसीबत या ये नई शर्तें सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए, उन नौकरी पाने वालों के लिए ही एक मुश्किल है, या फिर सरकार की भी इसमें चिंता बढ़ती है? अगर सरकार की भी चिंता बढ़ती है तो फिर सरकार इस चिंता के पार क्या करने जा रही है? सरकार क्या कदम उठा सकती है? एक अहम सवाल यह भी है। आपको बता दें कि अमेरिका में H-1B वीजा के तहत ऐसे लोगों को ही वहां जाकर नौकरी करने का मौका दिया जाता है जिनके पास स्किल्ड जो लोग होते हैं, यानी सिर्फ डिग्रीधारी नहीं, बल्कि कुछ ऐसा उनके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए एक्स्ट्रा, यानी कि वो जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत ज़हीन होना, एक्स्ट्रा कुछ जानना, जो खास तौर से अमेरिका में ऐसे जाने लोग कम हैं, तो उनको यह मौका दिया जाता है। और अमेरिका में तकरीबन जो 70-80 हज़ार के आसपास सालाना जो लोग H-1B वीजा के तहत जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा, पता है आपको कौन से देश से लोग जाते हैं? और उनमें सबसे ज़्यादा जाने वाले जो देश हैं वहाँ के लोग हैं वो है भारत। यानी भारत में स्किल्ड लोग ज़्यादा हैं, इससे एक तो ये साबित होती है और होता है। और इसके बाद बारी आती है चीन की। देखिए, बहरहाल इस पर हम आज चर्चा करेंगे कि दरअसल ये क्या कुछ है, इससे कितना असर पड़ेगा भारत के लिए, ये खुशायंद है या ये कहीं ना कहीं एक मुश्किल भरा ये कदम है अमेरिका की तरफ से। इस पर हम करेंगे चर्चा। आप बने रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस कदम से भारत को अमेरिका क्या बताना चाहता है? हालांकि मैंने पहले ही बताया कि H-1B वीजा की जो फी बढ़ी है, यह सिर्फ भारत के लिए नहीं है, बल्कि उन तमाम देशों के लिए है जिन देशों के लोग अमेरिका में जाना चाहते हैं, वहां नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि अमेरिका में H-1B वीजा के तहत जाने वालों में सबसे ज्यादा भारतीय हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कि इसका असर भी अगर पड़ेगा तो ज्यादा भारतीयों पर ही पड़ेगा। और दूसरा मैंने सवाल ये उठाया था कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ उन छात्रों के लिए, उन नौकरी चाहने वालों के लिए एक मुसीबत है, या फिर ये कहीं ना कहीं सरकार के भी इसमें जिम्मेदारी है? इसका असर क्या पड़ेगा, इस पर सब कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कुछ खास मेहमान। डॉक्टर जाकिर हुसैन जुड़ चुके हैं, फॉरेन एक्सपर्ट यानी फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। आपका इस्तकबाल है डॉक्टर जाकिर साहब। सुरेंद्र राजपूत जुड़ चुके हैं हमारे साथ, नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। सुरेंद्र साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में हमारे साथ होंगे RS पठानिया, BJP MLA एंड स्पोक्स पर्सन, और A एहसन भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं जो काउंसिलर है इन मामलों के। सुरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमें यह बताएं कि ये जो अमेरिकी प्रशासन ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो दस्तखत कर दी है H-1B वीजा के फी हाइक पर, सालाना अब $1,00,000 देना पड़ेगा, उसे ही H-1B वीजा जो है वो मिल सकता है। बाकी जो चीज़ें अलग है ही, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन और डिग्री और प्लस स्किल।
मैं इससे जानना चाहता हूं कि इसे कैसे आप देखते हैं, कितना ये भारत के लिए खुश आयंद है, या फिर ये कि भाई चलो ऐसा है तो ब्रेन ड्रेन नहीं होगा तो हमारे जो देश के अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो यहीं रह जाएंगे, यहीं कुछ अच्छा करेंगे। आप कैसे देखते हैं, कांग्रेस कैसे देखती है? तो वसाल भाई, आपके बड़े मासूम से सवाल हैं। कहते ना, कितने मासूम लग रहे हो, तुमको जो हम्म। जालिम कहे वो झूठा है। अच्छा। हाँ, आप चलिए। लोग तो कसम खुदा की मैं बताऊं, हाँ हाँ। इस चीज को भी आप पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर लोग रह जाएंगे, अच्छा होगा, ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। अब मैं भाई, हमको एक बात बताइए, अगर हम्म 11 साल से नौकरियां होती तो किसी को पागल कुत्ते ने काटा है कि वो अमेरिका जाएगा? हम्म। अगर हमारे यहाँ पे स्किल्ड लोगों के लिए तो उतने फिर आप क्या पैसे ये की कहना चाहते नौकरियां हैं कि 11 साल के पहले लोग अमेरिका नहीं जाते थे? नहीं तब जाते तब क्या थे। बिल्ली ने काटा था? नहीं नहीं, कुत्ते ने तब भी नहीं नहीं काटा नहीं, था। तो उस वक्त फिर क्या था, अब उस आप। सुनिए ना, जी जी। सुन लीजिए, हाँ। परेशान मत होइए, इतने हम्म परेशान ना होइए। हम्म। थोड़ा सा कहीं शांत रहिए और थोड़ा जी, सवाल का जवाब भी तो लीजिए ना। बिल्कुल दीजिए। हाँ। हाँ, 2014 से पहले एक मजबूत सरकार होती थी मनमोहन सिंह जी की, तो वो वीजे को, टैरिफ को, प्रतिबंधों को लगने नहीं देती थी। हम्म उससे पहले भी मजबूत सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, हम्म वो भी वीजे को, टैरिफ को, प्रतिबंधों को लगने नहीं देती थी। हम्म। उससे पहले की सरकार, हमारी जितनी सरकारें थी मजबूत सरकारें थी। ठीक है। इंदिरा गांधी जी की सरकार तो ऐसी थी, सेवेंथ फ्लीट को कहती कि तुम 60-70वीं फ्लीट लाओ या 7वीं फ्लीट लाओ, हम तो बांग्लादेश बना के रहेंगे। ये ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री पहली बार आया है 2014 में, जो शख्स जो है वहां पर गले तो मिल रहा है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं गले पड़ रहा है। कमजोर विदेश नीति का ये हिस्सा किस्सा है। हम्म 2014 के बाद जो हमारी विदेश नीति कमजोर हुई है, हम्म उसका ये क्या नाम फॉल आउट है कि वो हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाने की हिम्मत कर पा रहे हैं। हम्म। वो लोग, उनका हम कॉटन को ट्रेड, कॉटन के इंपोर्ट ड्यूटी को हम फ्री कर दे रहे हैं। वो हमको क्या नाम, हमारे प्रधानमंत्री को एक छोटा सा ट्वीट कर देते हैं तो हिंदुस्तान सीज फायर कर देता है, और ऐसी जगह पे सीज फायर कर देता है जब हम लोग पीओके लेने के लिए तैयार खड़े होते हैं। वो हमारे यहाँ पर चबहार पोर्ट पर हमारे एंट्री को कर देता है कि साहब अब आप चबहार पोर्ट, जो कि हिंदुस्तान के कब्जे में है, जी ईरान का पोर्ट है, जी। जहां से हम लोग जो है मिडिल ईस्ट को, अफगानिस्तान को, सीआईएस कंट्रीज को अपना माल सप्लाई बगैर पाकिस्तान के कर सकते हैं, जी। उस पर लगा देता है कि साहब यहां पर आपके प्रतिबंध रहेंगे, ईरान का पोर्ट है ठीक है। ये। थोड़ा थोड़ा यानी थोड़ा वीजा पे बात करते हैं जी। थोड़ा इधर अरे आते हैं। मैं वीजे पे ही बात कर रहा हूं बड़े भाई। जी। ये सारे के सारे प्रतिबंध हिंदुस्तान के मुखालिफ हैं, और हिंदुस्तान के मुखालिफ प्रतिबंध हैं। वीजे में कहां पे आप 1 रुपया ले रहे थे, कहां पर आप 100 रुपए ले रहे हैं। आप देखिए, हमारे टेक जो एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से बड़े बड़े अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ करके सॉफ्टवेयर कंपनियों में जाते हैं, उसमें से काफी कंपनियां तो हमारे यहाँ की हैं। चाहे वो इन्फोसिस हो, बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल। टाटाज की हो, तो जी सारी, चाहे सिलिकॉन वैली में हमारा दबदबा है, हमारा कब्जा है। जी। तो आज की डेट में अमेरिका अपने लोगों का दबदबा और अपने लोगों के कब्जे को बनाने के लिए कमजोर भारत की सरकार को पाया है, तो उसने वीजे की फीस बढ़ा दी है। इससे जो सबसे बड़ा जो परेशानी आएगी, हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी, नंबर एक, क्योंकि नौकरियां तो हमारे यहाँ है नहीं। ठीक है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा कम आएगी। जी। 142 बिलियन डॉलर आप, हमारा जो टेक वाला आदमी है वो भेजता है अमेरिका से यहां पर, तो वो पैसा नहीं आएगा, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी ये विदेश नीति की एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि एक आदमी मात्र हमको बर्थडे की विश करके और हमारे ऊपर H1B का इस तरीके का लगा देता है, चबहार का लगा देता है, हमारे ऊपर अन्य प्रतिबंध लगा देता है। लेकिन सुरेंद्र जी, ये सिर्फ भारत के ऊपर नहीं है। ये H1B वीजा फी हाइक सिर्फ भारत के लिए नहीं है ना, ये तो उन तमाम देशों के लिए जहां के लोग जाना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि चीन के लोग भी जाते हैं। ये ठीक है कि चीन से ज्यादा भारत से लोग जाते हैं। ऐसा है, ये तो आप उस तरीके की बात कर रहे हैं कि यार हमको ही, हम अमेरिका ने हम ही को थप्पड़ नहीं मारा, चीन को भी मारा, पाकिस्तान को भी मारा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कैटेगरिकली नहीं है कि भारत के लिए इतना H1B वीजा और चाइना के लिए इतना या जापान के लिए इतना। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं। नहीं, हमसे क्या लेना देना। चीन की वहां की भौगोलिक परिस्थितियां, वहां की सामाजिक परिस्थितियां, वहां की एजुकेशनल परिस्थितियां, वहां की एम्प्लॉयमेंट की परिस्थितियां अलग है, हमारी अलग है। हम इस वक्त जो है डेवलप्ड, जो 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 सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंट्री है,
हम लोग सॉफ्टवेयर के मास्टर्स माने जाते हैं, हमारे लड़के लो सैलरी में काम करके वहां पर उस देश को भी बनाते हैं और अपने देश में फॉरेन एक्सचेंज भी भेजते हैं। हमारे लड़के जो हैं, जो यहाँ पे नौकरी नहीं पा रहे, वो वहां पर काम करने जा रहे हैं। आपकी चीन को भी मारा, साहब पाकिस्तान को भी मारा, आप तो वसाल भाई की आपको भी मारा, आपके मुकेश अंबानी को भी मारा। अरे भाई मारा, लेकिन आपको भी तो थप्पड़ लगाना पड़े भाई। चिंता इस बात की है, तभी तो चर्चा कर रहे हैं इस पे सुरेंद्र जी। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि हमें अपने लोगों को बताना भी तो है कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किसके साथ हुआ है। आपका दिल कहीं और है, आपका दिल हमारे साथ है, दिमाग कहीं। सुरेंद्र जी, मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ जाएंगे, फिर हमको लगता है कि वो आपके सवालों का सही जवाब भी दे पाएंगे जो बिंदु आप उठा रहे हैं। मैं अपने दूसरे मेहमान के पास रुकना चाहता हूं। हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन जुड़े हुए। डॉक्टर जाकिर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है कि H1B वीजा से भारत के लिए नहीं बढ़ी, लेकिन चूंकि भारत से जाने वाले ज्यादा लोग हैं, यह भी फैक्ट है कि H1B वीजा के तहत अमेरिका जाने वालों में भारत से ज्यादा, उसके बाद चीन का नंबर आता है या दूसरे देशों का नंबर आता है। तो इसका मतलब तो ये है ना कि सीधे सीधे इस पर असर तो पड़ेगा ही। आप कैसे देखते हैं डॉक्टर जाकिर इसे? देखिए, मैं दो तरीके से देखता हूं। नंबर एक कि हमारी साइज जो है बहुत बड़ी है, लगभग 72.2% टोटल वीजा जो इश्यू होता है उसमें 72.2% हमारा शेयर है जी। H1B वीजा जिसे आपने बताया 1990 में इमिग्रेशन एक्ट के तहत लाया गया था और उसमें अमेरिका के सामने Y2K प्रॉब्लम आई थी। तो उसमें हम ज्यादा गए थे, IT एक्सपर्टीज थी और हमने अपना जौहर वहां दिखाया। बिल्कुल। तो हमको न सिर्फ हमारे वर्कर ज्यादा गए बल्कि हमारी कंपनीज भी वहां गई जी, जिसमें इन्फोसिस है, हाँ, और ये अजीज भाई प्रेम जी की है, ये सारी चीजें वहां कंपनीज गई और इन लोगों ने काफी अच्छा जो है परफॉर्मेंस किया, अपना वर्चस्व बनाया और 240 बिलियन डॉलर 240 खरब डॉलर जो है वहां टोटल जो है IT का इनकम होता है, जिसमें जो है 40 से 45% सिर्फ अमेरिका से आता है जी। तो ये एक हमारे लिए बड़ी नुकसानदेह होगी, जबकि चाइना का शेयर जो है 11.2% टोटल है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी मार होगी, जो कि करीब 180, अब जो डॉलर बढ़ गया रेट जो है 86 लाख जो पड़ेगा, इसका मतलब होगा कि जो भी कंपनीज भारत के वर्कर को वहां रखना चाहती हैं, जो कि 3 साल से 6 साल के बीच में रख सकती हैं, तो उनको 3 लाख से 6 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अच्छा, ये मतलब ये कि आप कहना चाह रहे हैं कंपनियों पर भी बोझ है और जो जी बिल्कुल, जो जॉब एस्पिरेंट जो जाना चाहते हैं उन पर तो है ही। हाँ, कंपनी ही फाइनेंस करेगी तभी तो हो पाएगा, नहीं तो होगा ही नहीं। H1B वीजा टेम्परेरी वीजा है, परमानेंट वीजा नहीं है। जब यही लंबा रुक जाते हैं वहां पे तो ग्रीन कार्ड होल्डर हो जाते हैं जी। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है टाइमिंग। टाइमिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे ऊपर जो है चारों तरफ से शिकंजा जो है ट्रंप ने बढ़ाया है। अब देखिए, हमको ड्रग्स लिस्ट में शामिल कर दिया है, चाबहार कैंसिल कर दिया है, ऑयल के ऊपर कर दिया है, 50% टैरिफ कर दिया है। अभी बहुत सी सारी और भी चीजें पाइपलाइन में है जो हमारे ऊपर दबाव डालकर एक अच्छा जो है अपने फेवर में टैरिफ साइन करना चाहते हैं। तो हमें बड़ा नुकसान होगा। लगभग 3.5 लाख भारतीय जो है हर साल जो है इंडिया से वहां जाते हैं। अब एक दूसरी बात हम इधर आते हैं कि 1980 से 90 से ब्रेन ड्रेन का मसला बहुत ज्यादा हुआ है हमारे देश में, कि हम जो IT वगैरह से जितना तैयार करते हैं IIT से, तो करीब उनके ऊपर 15 से 20 लाख रुपया खर्च किया जाता है और वो चले जाते हैं भारत। तो उनका ये कहना है कि आपके पास सिस्टम ही नहीं है, वो जो ब्रेन आप तैयार कर रहे हो तो वो तो ड्रेन में चले जाएंगे, नाली में चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो है अपने सिस्टम को उनको एब्जॉर्ब करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया और मजबूरन लोगों को वहां पे जाना पड़ रहा है। ठीक है, अगर सरकार ने इधर जो है ध्यान दिया होता ओवर द पीरियड्स ऑफ कई डिकेड से, कई सालों से, दशकों से, अगर इस पे ध्यान दिया हो जाता कैसे इनको एब्जॉर्ब करके अपनी कंट्री को उठाया जाए तो ये नौबत ना आती। हाँ, मैं ये देखता हूँ अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस में अगर ये ऐसा होता है तो गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छा स्टेप उठा के इनको रिटेन करना चाहिए, टैलेंट रिटेन प्रोग्राम चलाना चाहिए कि इनको कहाँ फिट किया जाए। तो ये एक सारा मसला जो है बहुत दिनों से बिल्डअप था और हम सोए हुए थे। अमेरिका की तरफ हम सोच रहे थे ये हमारा सबसे अच्छा पार्टनर है, हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगा। लेकिन इसकी तो ये नीति रही है कि जिसके साथ वो दोस्ती करता है फिर उसी को डिश करता है। ये उसकी पूरी हिस्ट्री रही है। तो वीजे का प्रोग्राम भी यही इसी तरीके से। अब हम करेंगे क्या? इमीडिएट में तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा हमारा। हमारी जो कंपनी है
इंडस्ट्री जैसे नास्कॉम जो इसको देखती है, तो उसने कई से गवर्नमेंट को कई प्रोग्राम बताए हैं कि इनको सब्सिडी देना चाहिए, इनको एब्जॉर्ब करना चाहिए। और हम एक चीज और बता दें, ये सिर्फ यूएसए में नहीं हुआ है, सऊदी अरब में भी हुआ था आज से 8 साल 10 साल पहले। उन्होंने जो है अकामा होता वीजे की फीस बढ़ा दी, 1000 रियाल कर दिया जी। तो उससे जो है काफी प्रॉब्लम आई थी, वहां से जो फालतू के लोग रह रहे थे वापस आ गए। तो उसमें हुआ कि कंपनीज उसको फाइनेंस कर रही थी। सऊदी अरबिया में कम से कम 6% जो है रिमिटेंस, जीडीपी का 6% रिमिटेंसेस वापस बाहर चला जाता है। जी। तो ये एक वर्ल्ड वाइड होगा, इसको आप समझ लीजिए कि हमारे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डायस्पोरा जो है वर्किंग इकोनॉमिक माइग्रेंट 18 से 20 मिलियन लोग बाहर काम कर रहे हैं, और हमको जो है लगभग 130 बिलियन डॉलर जो है हर साल रिमिटेंसेस भेजते हैं। तो इनके ऊपर एक क्राइसिस आएगी, गवर्नमेंट क्या मेजर लेती है ये ज्यादा मैटर करता है बनिस्बत ट्रम्प क्यों ले रहे हैं। ट्रम्प तो ले रहे हैं, ट्रम्प तो हमारे खिलाफ जा ही रहे हैं। ठीक है जाकिर साहब, मैं फिर आपके पास आता हूं। हमारे साथ आर.एस. पठानिया जुड़ चुके हैं, और सुरेंद्र राजपूत ने भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठाए थे, मुझे लगता है कि अब वो जवाब उसका देंगे। पठानिया साहब, कैसे देखते हैं आप इसे, ये क्या एक एक करके, मतलब अभी जो बात सामने आ रही थी कि अमेरिका ऐसे चाहता क्या है दरअसल, आप देखिए जो H1B वीजा की फी है उससे $1 लाख सालाना कर दिया गया, यानी 88 से 90 लाख रुपया इंडियन करेंसी में देना पड़ेगा साल भर के लिए। क्या है ये, मतलब कैसे इसका काउंटर हो सकता है? जी विशाल साहब, मेरे ख्याल से मेरा आवाज ऑडिबल है? ऑडिबल? जी आप बिल्कुल, आप बोले। हाँ जी, आपका बहुत बहुत जी। ऐसा है विशाल साहब की दिस इशू इज नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स जितना एक परसेप्शन इसका बनाया जा रहा है। मैं जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मैं इनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और खासकर जो चेंजिंग इसमें जो ट्रेंड्स हैं, इन ट्रेंड्स के मुताबिक ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। और इस ग्लोबल फिनोमेना में जो मेरा एक पर्सनल नॉलेज है, और जो मेरा एक पर्सनल एक रिसर्च मुझे बताता है, जैसे ग्लोबल फिनोमेना एंड वी विल बी एबल टू टाइड ओवर इट। जितने भी हमारे जो लोग बाहर काम करने जाते हैं या स्टडी की ओर जाते हैं, उनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, ये पिछले साल 1.5 साल से अमेरिका ने एक अपनी जो वीजा पॉलिसी में थोड़ा चेंज लाके वीजा को थोड़ा टफ किया है। तो टफ नहीं बोलूंगा, कम्बरसम या थोड़ा लंबा थोड़ा किया है। अब ये नई जो फीस इंपाउंड करने की बात है, मुझे पूरा एक विश्वास दिलाना चाहूंगा हर एक को दैट वी विल। और सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पी जयशंकर जी की एक एबल लीडरशिप में, वी विल बी एबल टू स्ट्राइक आउट ए प्लॉजिबल सोल्यूशन आउट ऑफ इट। और इस प्लॉजिबल सोल्यूशन से निकल के जिस शिद्दत के साथ, जिस ताकत के साथ, जिस तवानाई के साथ हम लोग बाहर जाते थे, उसी एक सपोर्ट, एक पेस और एक स्ट्रेंथ के साथ हम लोग बाहर जाएंगे और इस वीजा वाले इशू को रिजॉल्व कर पाएंगे। मैंने कहा नथिंग मच टू वरी, वी विल बी एबल टू स्ट्राइक आउट। लेकिन मुझे इसका जवाब दे दीजिए ना, नथिंग मच टू वरी क्यों नहीं भाई? 80-90 लाख रुपया साल भर के लिए देना है, कौन देगा? मतलब क्या गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी क्या इसको? गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो बताइए फिर, ठीक है, नथिंग टू वरी। देखें फिलहाल अभी तक, टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी फोर्थराइट, अभी तो ये एक परसेप्शन में, एक नजर में ये मसला अभी आया। अभी मुझे लगता है गवर्नमेंट ने कुछ डिसाइड भी किया होगा, अभी पब्लिक डोमेन में वो नहीं। बट आई एम होपफुल कि मोदी सरकार और भारत सरकार, विशेषकर मोदी सरकार के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में जी लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा सरकार, लोगों के हित की सरकार, और इतना एक एडिशनल बर्डन हमारे स्टूडेंट्स पे, हमारे काम करने वाले लोगों पे H1B वीजा के माध्यम से, इसका वाकई हम एक प्लॉजिबल हल निकालेंगे। फिलहाल एट दिस स्टेज मैं ही बात कर पाऊंगा, क्योंकि अभी एट ऑन डेट सरकार ने भी अपना को पॉलिसी डिसीजन को नया को मैटर इस पे भी चलाया नहीं है। लेकिन आई एम होपफुल, मैंने कहा इसका प्लॉजिबल सॉल्यूशन जल्द से जल्द आएगा। बिल्कुल। पठानिया साहब, अभी जाकिर साहब बता रहे थे, एक्सपर्ट है फॉरेन अफेयर्स के, कि इसकी मार जो फिलहाल सिर्फ स्टूडेंट्स यानी जॉब एस्पिरेंट पे ही नहीं, बल्कि जो कंपनियां वहां है, भारतीय कंपनियां, उन पर भी पड़ने वाली है। जो कंपनियां वहां पे, इन्फोसिस और दीगर कंपनियां जो वहां पर है अमेरिका में, उन पर पड़ने वाली, क्योंकि वही उनको फाइनेंस करते थे। जी जाकिर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ जी। तो सुरेंद्र जी मैं आपके पास अब आ रहा हूं। देखिए, आपको जवाब देने के लिए पठानिया साहब आ गए हैं। अब आप बताइए क्या है ये तो आश्वस्त कर रहे हैं कि नथिंग टू वरी अबाउट, नथिंग टू वरी मच अबाउट, फिर आपको क्या दिक्कत है? देखिए, पठानिया साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, तो उसकी बुराई तो करेंगे नहीं, उसकी तो बचाव ही करेंगे, मोदी जी की बचाव ही करेंगे। मोदी सरकार है, मोदी सरकार है, ये इनको कहना है और इनका धर्म भी है ये कहना। लेकिन क्या इन्होंने कोई तथ्यपरक बात की? क्या इन्होंने ये इसका जवाब दिया कि ये 1 लाख को 88 लाख क्यों कर दिया? क्या इन्होंने इसका जवाब दिया कि कंपनियों के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है?
क्या इन्होंने इसका जवाब दिया कि टैरिफ 50% जो हुआ है उसको वो खत्म कैसे होगा? क्या इन्होंने जवाब दिया कि कॉटन के ऊपर हमने एक्साइज ड्यूटी 0% क्यों कर दी? क्या इन्होंने जवाब दिया इस बात का कि हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो वहां जाते हैं ऑलरेडी, और जिसकी वजह से हमें एक इतनी बड़ी रेमिटेंस आती है, ये भी इस चीज को मान रहे हैं कि हाँ इमीडिएट की प्रॉब्लम है और अभी सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन नथिंग टू वरी, सरकार करेगी। तो आज तक इन्होंने क्या किया? क्या इन्होंने जवाब दिया कि भाई हिंदुस्तान को ग्रे लिस्ट में क्यों डाल दिया? हिंदुस्तान को पाकिस्तान और अफगानिस्तान से की तरीके से जो नशे के स्मगलर 3 मुल्क हैं उसमें हमको क्यों डाल दिया? चबहार पोर्ट के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? प्लीज, मैं आज इस पे टिकना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं है, आप इस पे ही बात करें ना, स्टूडेंट्स पे, कंपनियों पे क्या असर पड़ता है, इस पे आप टिके रहे, मैं आपको नहीं रोकूंगा। मैंने तो अपने सारे सवाल बसाल भाई कर दिए, बाकी सवालों के जवाब, बाकी सवाल हमारे एक्सपर्ट फॉरेन अफेयर्स जाकिर साहब ने किए। किसी बात का जवाब मिला हो तो मैं नए सवाल करूं। ठीक है, पठानिया साहब आपको कुछ बोलना है? पठानिया साहब, इन्होंने तो एक चीज कही, मैं एक चीज से खुश हूं पठानिया साहब की, कम से कम इन्होंने झूठ नहीं बोला। इन्होंने ये तो कहा कि नथिंग टू वरी, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं ये हमें भी नहीं पता है। तो अगर सरकार को ही ये नहीं पता, सरकार सो रही है। आप इस चीज को देखिए कि H1B पे वीजा पे सरकार सो रही है। जैसे एक फिल्म का डायलॉग था कि भाई डीजीपी तो सो रहा है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार सो रही है। मैं पठानिया साहब आपको कुछ कहना है? यार आपके साथ बड़ी दिक्कत हो गई। नहीं, मैं उनसे जवाब ले रहा हूं। आपका साहब को बचा रहे हो, सरकार को आप क्यों बचा रहे हो? उनका जवाब ले रहा हूं भाई, उनका जवाब ले रहा हूं आपसे। जी पठानिया साहब बोलिए। सुरेंद्र जी आप भी मुझे, मेरा सुरेंद्र जी से विनम्र निवेदन है कि पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार के दौरान विदेश नीति क्या रही? कांग्रेस सरकार के दौरान हमारे जो बाहर लोग काम करने जाते थे, स्टूडेंट्स जाते थे, वो उनको क्या क्या झेलना पड़ा, क्या क्या देखना पड़ा, वो मैटर डिस्कशन नहीं है, मैं यहाँ लाना भी नहीं चाहता। मैं लाना भी बताइए ना क्या क्या झेलना पड़ता था, क्योंकि हम भी जाते थे। नहीं, दैट्स नॉट द मैटर, दैट्स नॉट। आप सुनना चाहते हैं तो वो जो डंकी, एक जो वीजा का जो मार्क्स भर में यहाँ से जो लेबर विदाउट फॉलोइंग एनी इंटरनेशनल लेबर लॉज के स्टैंडर्ड्स में, वो आपके दौरान ही जाया करती थी। ध्यान से देखिए, आपकी कॉपी पर वेरीफाई करें। दिस वाज द बिगेस्ट फॉक्स पास विदाउट ऑब्जर्वेंस ऑफ द इंटरनेशनल लेबर लॉज एंड कन्वेंशन। एक मास पीरियड में हमारी लेबर इन ह्यूमन कंडीशंस में बाहर की कंट्रीज में जाके, देखिए मेरे पास टाइम कम है, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उधर जाऊं। मुझे सिर्फ ये बताइए कि इसका असर क्या पड़ने वाला है। हाउ इज इट गोइंग टू इंपैक्ट ऑन द एस्पिरेंट्स? मुझे ये बताइए ना, रेमिटेंस पे असर पड़ने वाला है, कैसे इसको कैटर करेंगे? दाएं बाएं नहीं, हम इसमें एट द फर्स्ट इंस्टेंस दिस इंफॉर्मेशन हैज कम इनटू द पब्लिक डोमेन। मैंने आपको आश्वस्त किया है कि ये इतना एडिशनल बर्डन है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो काम करने वाले जो लोग हैं, इस सारे का एक प्लॉजिबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। डिफरेंट टैक्टिक्स, डिफरेंट, मैंने कहा, मतलब आप ये मानते हैं फिलहाल कि ये एक समस्या तो है, समस्या खड़ी हुई है, इसका हल ढूंढा जाएगा। जाकिर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मुझे ये बताइए इसका असर क्या पड़ने वाला है तत्काल? एस्पिरेंट्स पे क्या असर पड़ेगा, कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा? ओवरऑल तो रेमिटेंस की बात होगी कि रेमिटेंस में कमी आ जाएगी, लेकिन इसका और बड़ा क्या फर्क देख रहे हैं आप? फिर लोग सपने देखना छोड़ देंगे क्या? फिर हायर स्टडीज के लिए वो आप नहीं मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे नहीं? मुझे ये जानना चाहता हूं आपसे जाकिर साहब। देखिए, हायर स्टूडेंट के ऊपर काफी असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट जो है बैंक लोन लेके वहां जाते थे और वहां उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करते थे जी, और फिर वो बैंक लोन फंड कर देते थे। अब जहां वहां पर स्टे करना इतना कॉस्टली हो गया है और कंपनीज उसको जो है फाइनेंस नहीं करेंगी या एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगी, तो कैसे एजुकेशन भी रुक जाएगी और रिमिटेंसेस भी रुक जाएगी, और जो H1 वीजा में जो वहां पे स्टे है उनको भी वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इससे कंपनीज के ऊपर, जो हमारी कंपनीज वहां काम कर रही हैं, एक एस्टिमेट के तहत 6 से 7% उनका लॉस होगा। उनको कंपटीशन उनका बहुत टफ हो जाएगा। और इसके लिए जो है ट्रम्प का मेन कारण ये है, जो एक आर्गुमेंट देता है कि ये लोग हमारी टेक्नोलॉजी की स्टीलिंग करते हैं वहां से। तो ये सारी एक्विजिशन बहुत बड़ी एक्विजिशन है, और घर पे जब वापस आएंगे इनके एब्जॉर्ब करने का कोई अभी इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं डेवलप है कि इतने एडवांस स्किल्ड लोगों को कहां हम एम्प्लॉय करेंगे। इसके लिए यही जो है एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म की पॉलिसी बनाया जाए और इमीडिएटली गवर्नमेंट इनको सब्सिडी देके कहीं ना कहीं जो है एब्जॉर्ब करने की कोशिश की जाए। साहब, एक सवाल छोटा सा जवाब दूं, अगर अमेरिका नहीं तो फिर और कहां? अगर अमेरिका नहीं तो अलावा जो है हमको जो है EU में भेजना चाहिए, जापान में भेजना चाहिए,
और कनाडा में भेजना चाहिए। यहाँ पर हाई गवर्नमेंट पॉलिसी बना के उनसे निगोशिएशन करके डाइवर्सिफिकेशन करिए, जिससे 20 से 30% लोग यहाँ एब्जॉर्ब हो सकते हैं। गवर्नमेंट को बहुत ही एक्टिव एफटीए जैसे चला रही है। ओके, फाइनल कमेंट सुरेंद्र जी, कुछ बोलिए 20 सेकंड। सुरेंद्र राजपूत, फिर पठान साहब आपके पास भी आऊंगा जी। हाँ वसाल भाई, देखिए मैं फिर से एक बात कहता हूं, अभी पठानिया साहब भी नाराज हो जाएंगे, आप तो खैर परमानेंट नाराज हैं इस वक्त। राहुल गांधी ने 2017 में जी इस मुद्दे को उठा करके नरेंद्र मोदी जी के सामने रखा था कि भाई आप H1B वीजा पर बात कीजिए, आप अपनी कमजोरी मत बताइए। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कमजोर है, इसलिए वो ट्रंप के सामने अपनी बात H1B वीजा की नहीं रख पा रहा है। ये मुद्दा आज का नहीं है, आज तो इसका फॉल आउट हुआ है। 2017 से क्या नाम ट्रंप जो था वो किसकी फीस बढ़ाने के मूड में थे, उसके बाद आ गए बिडेन। अब आज की डेट में ट्रंप आए हैं, मोदी जी के दोस्त हैं, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप। ठीक है, ओके, 20 सेकंड हो गया, 20 सेकंड हो गया। पठानिया साहब 20 सेकंड्स टू यू। 20 सेकंड तो हो ही जाएंगे आपको, प्लीज 20 सेकंड। नहीं, आप देखिए, आप एयरपोर्ट चले जाते हैं, फिर आप अफगानिस्तान चले जाते हैं, तो फिर क्या करें, समय इसी में चला जाता है ना, मुद्दे पे बोलना था। पठानिया साहब फाइनल कमेंट। मेरी बड़ी विनम्रता के साथ मैंने आपने दोनों बार रिपीट किया, हम इसका हल निकालेंगे, लेकिन वो लोग जिन्होंने एक एग्रेसर को 80% इंडस वाटर ट्रीटी का पानी दिया, जिन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का पहले नारा लगाया, और बाद में आप इनको नहीं रोकेंगे। देखिए, आप मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, आप यही सबसे बड़ी समस्या है। जिस मुद्दे पे बात करने उससे बात नहीं होगी। भाई चिंता है हमारे जॉब के लोगों को, देश के लोगों को कि भाई क्या होगा, कैसे हम पैसे देंगे और कैसे हम नौकरी कर पाएंगे बाहर। आप कृपा कर, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूं, मैंने 3 इंस्टेंस आपको दिए कि हम कृपा करके विषय पे आए, मैंने आपको आश्वस्त किया है, इसका एक प्लॉजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, आपके पास समय नहीं बचा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमारे दर्शकों का भी, हमारे दर्शक बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। हमें दें इजाजत, क्योंकि JKLH पे लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दें इजाजत।